हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के प्री के और मेंस के, उसके हिसाब से है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सिलेबस का एवरी पोर्शन है वो हमारे एनालिसिस में कवर हो। जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, कीवर्ड्स है, की टर्म्स है, की कॉन्सेप्ट्स है, वो सभी आपको जानने को मिले, ताकि आप जो अपना प्रिपरेशन है उसको आपका ट्रैक में रख सकें। ऑथेंटिक रहें, क्रेडिबल रहें, जो ज़रूरी है वही पढ़ें और जो ज़रूरी ना है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकें। वैसे तो हम कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको आपके सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सभी मुद्दों से जोड़ के देख सकते हैं। इसी के साथ एथिक्स के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि हर जो आर्टिकल आता है उसमें आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। एग्जाम में किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आपको वो आइडिया इंक्लूड करना पड़ सकता है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो अभी का जो समय है आपका फाउंडेशनल कोर्स का है, 1 साल आपका है अभी भी प्रीलिम्स के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इन फाउंडेशनल कोर्स। और क्रैश कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं, स्पेशली फॉर अपकमिंग आपका मेंस एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए। इसी इसी 2 कोर्सेज में आपको, जस्ट अ मिनट, इसी 2 कोर्सेज में आपको कंप्रीहेंसिव कवरेज दिया जाएगा। इसी के साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट भी दिए जाएंगे फॉर प्री एंड मेंस। जो क्लासेस होंगी एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप एनरोल होकर अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला 2-3 जो आर्टिकल रहेगा शुरुआती के, वो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से हम देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं बाय फोकसिंग इन डिफरेंट सेगमेंट। तो इसीलिए पहला जो आर्टिकल है वही इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेगमेंट है एग्रीकल्चर, उसके बारे में बात कर रहा है और ये अलाइन कर रहा है विथ विकसित भारत गोल बाय 2047। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये काफी की है टू अटेन द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047। क्यों? क्योंकि आपका जो हमारे देश का लगभग 40 से 50% जो जनसाधारण है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। और देखा गया है पास्ट ईयर की तुलना में कि जो हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है या फिर जो प्रोडक्टिविटी है वो पास्ट की तुलना में काफ़ी इंक्रीज हुई है, लेकिन फिर भी अभी हमें इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो एक जो माल्थुसियन आपका फियर था उसको हमने ओवरकम किया है। तो जो आपके माल्थुसियन थे, सोशियोलॉजी में हम अबाउट आपके माल्थास के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया था कि जब पॉपुलेशन बढ़ते रहता है तो प्रोडक्टिविटी घटते रहती है, क्योंकि पॉपुलेशन जल्दी बढ़ता है देन प्रोडक्टिविटी देन प्रोडक्शन। तो वो क्या कर सकती है, आपकी आउट पेस कर सकती है फूड प्रोडक्शन को, लेकिन उसको हमने झुटलाया है बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये हमारा एक अचीवमेंट है। अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में, एआई हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, प्रिसीजन फार्मिंग हो, तो इन सभी चीज़ों को हमें एग्जाम में मेंशन करना होगा। जो ब्रीडिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आई है। जस्ट अ मिनट। तो आप देख सकते हैं कि हम इंडिया ने एआई में, बायोटेक में, प्रिसीजन फार्मिंग में, जो ब्रीडिंग है उसके इम्प्रूवमेंट में, क्लाइमेट रेजिलियंस में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, इन सभी दिशाओं में हमने अचीवमेंट पाई है, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के नाम से या फिर इस हेडिंग से देख सकते हैं। तो अभी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा कि हमने अब तक क्या अचीवमेंट किया, तो इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं।
ओके और इसी के साथ क्या सपोर्ट हमने दिया है, जो एग्रीकल्चर है उसको भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की गई है। हॉर्टिकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, वेजिटेबल, और पॉलिसी जो सपोर्ट है या फिर स्कीम का जो सपोर्ट है, जैसे पीएम किसान, फिर कृषि सिंचाई योजना फॉर इरिगेशन, ओके, फिर आपका नेशनल लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट मिशन, देन आपका ब्लू एंड वाइट रेवोल्यूशन। तो इन चीज़ों को हम डेवलपमेंट में या फिर अचीवमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ अभी क्या है, आपका जो चैलेंजेस है उसको भी हमें देखना ज़रूरी होगा। और चैलेंजेस क्या रहेंगे, इन्हीं में से चैलेंजेस रहेंगे, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का चैलेंज, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, एक्सेसिव आपका सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, हर्बिसाइड, इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, जिससे क्या है, जो आपका सॉइल का क्वालिटी है, फिर जो ग्राउंड वाटर है वो पल्यूट होने लगी, ग्रीन जो हाउस गैस है उसके इमिशन बढ़ने लगे। फिर जो आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो अनइवन है, वो कहीं आपके किसी चंद स्टेट के चंद रीजन में ही अवेलेबल है। तो इसको इवन बनाना ज़रूरी है और ज़्यादा एग्रीकल्चरल रिसर्च करना ज़रूरी है, ताकि हम क्लाइमेट स्मार्ट, क्लाइमेट रेजिलिएंट आपका एग्रीकल्चर डेवलप कर सकें। ओके तो वो चीज़ें हमें क्या करनी होंगी, आपकी वे फॉरवर्ड में लिखनी ज़रूरी रहेंगी। बाकी जो की टर्म्स है उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ओके बाकी इसमें एक मेंस का क्वेश्चन भी है, तो ये हमें हमने आपको दिया है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा घर में। ओके तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, हमें क्या करना है, वे फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी में ध्यान देना है, इक्विटी में ध्यान देना है, ताकि हर रीजन का इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, हर रीजन का, इंडिया का। ओके 6 लाख विलेजेस है तो 6 लाख विलेजेस का इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना ज़रूरी रहेगा। तो ये वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किया गया है, फोस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके तो ये सभी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है टुवर्ड्स एन इंडियन ग्रोथ मॉडल। तो जो इंडिया का ग्रोथ मॉडल है उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर में ध्यान देना है। इसके अलावा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी चीज़ों में हमें देना होगा। लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा कि देश की जो फिस्कल पॉलिसी है, तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है, गवर्नमेंट। किस तरीके से बनाती है, थ्रू बजट एवरी ईयर। तो एवरी फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, एक आपका नया बजट आता है जिसमें आपका रिसीट और एक्सपेंडिचर को देखा जाता है, और उस एक्सपेंडिचर जो होता है, उस एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे क्या है, देश में रिसोर्स जनरेट हो सकती है, जैसे रोडवेज, रेलवेज, ओके, वाटरवेज, एयरवेज, इन सभी चीज़ों का, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी चीज़ों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना होगा। ओके ताकि क्या की जा सके, आपकी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कराई जा सके, क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ता है, जब देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बेटर होता है, ओके, तो तब क्या होते हैं, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। तो ये हो गया फिस्कल पॉलिसी का पार्ट। तो अभी फिस्कल पॉलिसी के साथ और एक एलिमेंट आ जाता है देश का इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, वो है आपका मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी कौन लेता है, बाई देश का जो सेंट्रल बैंक है, इन केस ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी आरबीआई को मॉनिटरी पॉलिसी, आपका मॉनिटरी पॉलिसी का जो भी गोल है उसको बेटर ट्रांसमिट करना होगा। मार्केट में जो लिक्विडिटी चाहिए, जो आप एक साइक्लिकल डिमांड देखते हैं, उसको बरकरार रखा जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए। तो अभी आरबीआई का मुख्यतः दो ही स्पेशल काम होता है, एक तो आपका लिक्विडिटी को मैनेज करते रहना, और ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ताकि जो मार्केट में डिमांड है चीज़ों की वो कंटिन्यूअसली बनी रहे, और जो इंडस्ट्रीज है वो आपकी प्रोडक्शन करती रहे। तो उस चीज़ में ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि हमारे देश में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फिस्कल पॉलिसी, अर्थात जो गवर्नमेंट बजट के जरिए लेती है, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेलफेयर पॉलिसीज, उनको आपका बेटर करना होगा, और बेटर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना होगा, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए एसेट क्रिएट कर सकता है, रोड, रेलवे, हाईवे, ओके, फिर आपका एनर्जी सेगमेंट, इन सभी चीज़ों में। तो इसी के रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं
आप देख सकते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क नीड रिवीजन इन लाइट ऑफ रिसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड। तो जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड देखा गया था 2022 में, तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन गया है कि मॉनिटरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज क्या होगा, देश में जो डिमांड है वो आपकी स्लो हो जाएगी, और डिमांड स्लो होने से प्रोडक्शन आपका थमेगा, प्रोडक्शन थमा तो आपकी जो वर्कर है वो फायर होंगे, उनको काम नहीं मिल पाएगा। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो आपका ग्रो होने लगेगा। तो इसीलिए क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी और आपका फिजिकल पॉलिसी को एक टेंडम में काम करना ज़रूरी रहेगा, और गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा कि वो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स है, जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स है, जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, वैसे एक्सपेंडिचर को थोड़ा कम करके आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाए। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन विकसित भारत के बारे में ही बात कर रहा है, इकोनॉमी के बारे में ही बात कर रहा है। तो अभी ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो आपकी वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन देखें तो लगभग 18% वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहता है, और उनका अभी क्या है, जो एनर्जी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो वे लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल आपके सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें अभी क्या है, देश में पावर का जो डिमांड है वो भी राइज हो रहा है। तो विदाउट पावर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम देश को विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। तो हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सिटी एनलाइटनमेंट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, देन आपकी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो एक गोल है कि बाय 2047 जब तक हम विकसित भारत बनेंगे, कि 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमारा किससे आए, न्यूक्लियर पावर से जनरेट हो, जो सिविल न्यूक्लियर आपके पावर होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो अभी अगर आज के समय पे हम देखें तो ये लगभग 8.2 गीगावाट के आसपास है, और हमें लगभग 90 गीगावाट को और अचीव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, देश में हमारे जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही एनर्जी डेवलप करने के लिए आपकी अधिकार देती है, न्यूक्लियर एनर्जी एनपीसीआईएल को, तो उसको हमें रिफॉर्म करना है एटॉमिक एनर्जी एक्ट को, ताकि हम पीपीपी मॉडल में आपकी जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप कर सकें। और इसी के साथ जो स्लेंडा लॉ है, जो आपका क्या करता है, सप्लायर्स के ऊपर लाइबिलिटी डालता है, जिसके वजह से हमारे क्या होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन इक्विपमेंट्स हमें प्राप्त नहीं होते हैं, या फिर जो सप्लायर है वो देने से कतराता है। तो उसके लिए स्लेंडा लॉ में भी आपके रिफॉर्म्स लानी ज़रूरी है, ताकि हम बाई 2047 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को अचीव कर सके। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बात बता दिया। ओके, और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, जो न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट है उसमें अभी आपका एसएमआर पे ध्यान दिया जा रहा है। एसएमआर मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम काफ़ी कम रहता है, एक्सीडेंट का दर भी कम रहता है। ओके, तो ये ज़्यादा फीजिबल है कि हर शहर को हम क्या कर सकेंगे, हर इंडस्ट्री को बेटर एनर्जी दे सकेंगे। ओके, तो अभी ज़रूरी क्या है, एक बैलेंस स्ट्रैटेजी रखना ज़रूरी है, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेगमेंट को एनकरेज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट ग्लोबलाइजेशन टू स्लोबलाइजेशन, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन फास्ट पेस पे डेवलप हुआ था आफ्टर 1990s, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। तो उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल लेवल में जो नेविगेशन था, फ्री ट्रेड था, वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा था, और वर्ल्ड का डिफरेंट रीजन का डेवलपमेंट भी हम देख सकते हैं, वो चाहे आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप कहीं भी देखें। तो जो ग्लोबलाइजेशन है अभी स्लोबलाइजेशन में क्यों तब्दील हो गया है, क्यों डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट शॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ग्लोबल अरीना। एक तो आप इसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदार प्लेयर है वो है यूएसए। यूएसए का जो टैरिफ वार है, जो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, वो है एक कारण। दूसरा अगर आप कारण देखें तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, जो पावर स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन लाइक रशिया, देन रशिया यूएसए, चाइना यूएसए, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर जो मिडिल ईस्ट में जो आपकी कंसर्न देखी जा रही है पैलेस्टाइन और इजराइल का इशू को लेके, फिर रशिया यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है, देन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक ब्रिटेन जो आपकी ब्रेग्जिट कर चुकी है ऑलरेडी, जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर चुकी है, उसी जो इंसिडेंट है उसी को या फिर फेनोमेना को ब्रेग्जिट कहा जाता है।
ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपकी ग्लोबलाइजेशन से स्लोबलाइजेशन या फिर डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन होने का क्या रीज़न है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जो मिसट्रस्ट है, जो पावर इम्बैलेंस है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है आपके फाइनेंशियल गवर्नेंस के लिए, लाइक WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, स्पेशली IMF एंड वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म लानी ज़रूरी है। जो आपके ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम है उसको आपका यूनिवर्सल जो प्लेटफॉर्म है UNO, उसमें सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच के साथ आपका ग्लोबलाइजेशन को कंटिन्यू रखा जा सके। क्योंकि डी ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होता है, देश के बीच में, डिफरेंट नेशन के बीच में आपकी प्रॉब्लम्स बरकरार रहती है, और वर्ल्ड में क्या होता है, एक आपका लॉलेसनेस फैलता हुआ दिखाई देता है, जो अभी दिख रहा है। ओके, तो उस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है लेट्स नॉट गो ऑन अ रीबाउंड। तो अभी इंडिया क्या कर रहा है, आपका इसमें जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर कुछ इंसाइट दिया गया है। तो ये इंसाइट ऐसा है कि अभी आपका जो USA और इंडिया के बीच में आप एक टकराव देख रहे हैं ट्रेड का, और जो सैंक्शन का एक आपका थ्रेट हमें दिया जा रहा है बाय USA। तो उस चीज़ की वजह से अगर हम अपना टिल्ट अगर ज़्यादा करके रशिया और चाइना की ओर अगर झुकाते हैं तो वो भी सही नहीं है, उसको इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। तो अभी इंडिया US टाई मे बी अंडर स्ट्रेन बट टर्निंग टू चाइना और रशिया इज अनवाइज। तो ये समझदारी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि चाइना के साथ तो हमारा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का जो डेफिसिट आप देख सकते हैं, बॉर्डर इशू है, फिर दलाई लामा को लेके इशू है। ओके, फिर इकोनॉमी में भी आप देख सकते हैं हमारा बहुत ज़्यादा आपका हम ट्रेड डेफिसिट है हमारा विथ चाइना। ओके, और फिर रशिया के साथ जो रिलेशन है उससे भी हमें अगर आप देखें जो अभी का पोजीशन है उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका रशिया का जो झुकाव है वो चाइना की ओर ज़्यादा है। ओके, तो इसीलिए इंडिया इस समय क्या कर सकता है, जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, जो ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी है, जो मल्टीपोलैरिटी है या फिर मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी है, उसको लेके आगे चलना होगा। मतलब हम कोई भी यूनिपोलर या बाइपोलर एक्शंस को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, वी मस्ट सपोर्ट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें हम सभी के साथ क्या करेंगे, एंगेज करने की कोशिश करेंगे थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ओके, लाइक ब्रिक्स है, G20 है, ओके, SCO है, क्वाड है। तो इन सभी के ज़रिए हमें अपना रिलेशन ठीक रखना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने इंडिया UK का जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसके सिर्फ पॉजिटिव्स देखे, तो इसमें अभी कुछ नेगेटिव्स दर्शाई गई है। तो एग्ज़ाम में क्या है, आपके जो चार्म्स है एंड चैलेंजेस है उसको पूछा जाता है कि क्या चार्म रहेगा, क्या चैलेंजेस है। तो इसमें स्पेशली चैलेंज के बारे में बात किया गया है। तो इसमें चैलेंज में नंबर 1 चैलेंज ये बताया जा रहा है कि नो डाउट जो दोनों नेशन के बीच जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उसमें लगभग 90 to 90%, 99% एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपका रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। फिर भी इसमें क्या हो सकता है, इंडिया को लिमिटेड गेन हो सकता है, क्योंकि UK में क्या है, हाई SPS है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स को देखा जाता है, और उससे क्या हो सकता है, हमारे जो गुड्स है वो आपके UK के कस्टम में ही रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक आपका मुद्दा आ गया। दूसरा, नो डाउट बिजनेस IT प्रोफेशनल इन सभी चीज़ों में हमें आपका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो हमारी MSME सेक्टर है, ओके, या फिर स्टार्टअप सेक्टर है, उनको थोड़ा दिक्कत झेलना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई गुड्स प्रोड्यूस करने वाली MSME है, तो उसको अगर आइडिया नहीं है अबाउट सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का, या फिर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा, जो स्मॉल मीडियम या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको थोड़ा दिक्कत झेलना पड़ सकता है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि हमारा लॉस किस साइड में रहेगा, और बाकी जो इसका बेनिफिट है वो तो मैंने पहले आपको बताया ही है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है न्यू डॉक्ट्रिन एंड टेररिस्ट फूड चेन। तो अभी इसमें ये जो आर्टिकल है इसमें स्पेशली इंडिया किस तरीके से काउंटर टेररिज्म मेजर्स ले सकता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो टेररिज्म सिर्फ आपका जो समझ लीजिए कि जो आपका सीधा सीधा जो आपका अटैक होता है वही हमारे लिए सिर्फ कंसर्न नहीं है, उसके अलावा भी और कई सारे आपके कंसर्न देखे गए हैं।
ओके, और उस कंसर्न में आपके क्या क्या है? प्रोपागेंडा वॉरफेयर की गलत प्रोपागेंडा फैलाना, टूरिज्म के ऊपर सबोटेज जो हाल ही में देखा गया था, इसके अलावा भी और भी अलग तरीके से क्या किया जा सकता है, टेररिज्म को फैलाया जा सकता है बाय रेडिकलाइजिंग यूथ ऑफ आवर नेशन, कम्युनल वायलेंस को इंसाइट करके कोई फेक वीडियो को आपका चला देना। ओके, तो उससे क्या होता है, कम्युनल वायलेंस जो है वो इंसाइट हो जाता है, और जब वायलेंस इंसाइट होता है तो वही टेररिस्ट ग्रुप क्या करेंगे, जो यूथ है उसको रेडिकलाइज करने लग जाएंगे और फिर उनको रिक्रूट कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, जो टेररिस्ट होते हैं वो अपना पूरा काम को फीड करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे देश को इन सभी मुद्दों में काम करना है। डायरेक्ट जो टेररिस्ट है उनको अटैक करना, उसी के साथ जो रेडिकलाइजेशन है, कम्युनल वायलेंस है, इंसाइटमेंट है, इन सभी चीज़ों को कम करना काफ़ी ज़रूरी है। और देश के अंदर कम्युनल हार्मोनी बना के रखना, इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट देना, हर रीजन का, हर तबके के लोगों का डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारा जो सर्विलियंस नेटवर्क है उसको आपका स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, लाइक एम्फेसिस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिनरी। तो इन सभी चीज़ों को भी आपका ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सके, टेररिज्म को कर्व कर सके। लास्ट आर्टिकल है ये आपका जो म्यांमार का इशू है उसके बारे में बात कर रहा है। तो म्यांमार में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको आपका हटा दिया गया 2021 में, और जो म्यांमार की मिलिट्री जुंटा है उसने रूल स्टार्ट किया 2021 में, और तब से वो क्या कर रही है, आपकी जो अपोजिशन है मिलिट्री जुंटा की उनके ऊपर अटैक कर रही है। जो अपोजिशन है उनको सपोर्ट करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, अगेंस्ट आपके राइट है। ओके, जो राइट बेस्ड ऑर्डर है ग्लोबल में या फिर रूल बेस्ड ऑर्डर है उसके अगेंस्ट है। तो इसमें इंडिया क्या कर सकता है, तो इसमें इंडिया को प्रोएक्टिव रोल लेने के लिए सजेशन दिया गया है। जबकि इंडिया क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट थ्राइविंग डेमोक्रेसी, और म्यांमार हमारे बगल में सटा हुआ है, बॉर्डर शेयर करता है हमसे। तो उस हिसाब से इंडिया को प्रोएक्टिव मेजर्स लेना काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो चाइना है वो सिचुएशन जो है म्यांमार का उसको एक्सप्लॉइट ना करे, जो मिलिट्री जुंटा है उनसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके इंडिया के अगेंस्ट ना काम करे। तो इसीलिए इंडिया को क्या करना होगा, बेटर आपका प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेना होगा ताकि हम जो म्यांमार का इशू है उसको रिजॉल्व कर सके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा मिलिट्री जुंटा से बात कर सकते हैं। सेकेंडली जो आपकी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी है जो आपकी डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही है और जुंटा को अपोज कर रही है, उसके साथ हम आपके नेगोशिएशंस कर सकते हैं। ओके, और जो आपकी हमारे जो स्टेट है जो आपके बॉर्डर शेयर करते हैं विथ म्यांमार, तो उनका कैपेबिलिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं ताकि वो भी क्या कर सके, आपके जो रेफ्यूजी क्राइसिस है उसको टैकल कर सके और इस प्रॉब्लम को एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देख सके। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।